डेट आज 15 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सिडनी एनर्जी फोरम। ये एक मीटिंग हुई है सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। सिडनी में हुई है ऑस्ट्रेलिया में। इसको होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो, और एक ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस काउंसिल है, बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये तीन कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो कहाँ पे, दिखाऊंगा मैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये होस्ट कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इंडिया मेंबर नहीं है, ये 1970s के लगभग बनाई गई थी ये। और एक है आपका बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस काउंसिल है। ये तीन इसको होस्ट कर रहे हैं, यानी कि मेजबानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है सिडनी में। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया और एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है समोआ नाम का, ये एक कंट्री है। ये यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की साइड में यहाँ पे समोआ है, क्योंकि देखो ये 2D मैप है। हम इस वाले हिस्से को जोड़ देंगे यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये वेस्ट वाला हिस्सा यहाँ पे, तो पृथ्वी तो गोल है ना, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे देखो ये वाला समोआ आइलैंड नेशन है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। यूएस से आप सबको पता ही है यहाँ पे। इंडिया जापान आप जानते हो कहाँ पे है, ये इंडिया और जापान और ये इंडोनेशिया, ये कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जो सिडनी एनर्जी फोरम हुआ है। जैसा इसके नाम में है एनर्जी फोरम, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी के लिए ये मीटिंग हुई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इन्वेस्टर हों, बिजनेसेस हों, गवर्नमेंट हों, सबको एक साथ लेके आना है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है और सोलर एनर्जी जनरेट करना चाहता हो, हाइड्रोजन एनर्जी या क्रिटिकल मिनरल्स या बैटरीज हैं, कोई जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली है, इन पे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला हो, इनोवेशन करना चाहता हो, तो सारे के सारे जो ऐसे इन्वेस्टर, बिजनेस, गवर्नमेंट है, एक साथ आएँ और इसको प्रमोट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। क्लीन एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से बनने वाली बिजली। इससे क्या है, पॉल्यूशन नहीं होता इन्वायरमेंट में, इसलिए इसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है। इंडिया ने यहाँ पे बताया, इंडिया के पावर मिनिस्टर हैं जो यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने कहा कि इंडिया ने जितना टारगेट रखा था क्लीन एनर्जी का, वो ऑलरेडी हमने अचीव कर चुके हैं। पहले ही टारगेट रखा था नवंबर 2022 तक, हमने पहले ही अचीव कर चुके हैं। इंडिया ने देखो 162 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी है, जो हमारी टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है 402 गीगावाट की। अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं हम 2022 की। टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना हमने प्लांट लगाए हुए हैं, कंपनी खोली हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने वाली, वो टोटल कितना बना सकती हैं? 402 गीगावाट। और इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब यही है, जैसे मान लो एक कंपनी यहाँ पे लगाई, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी कंपनी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, लेकिन कोयले को यूज करती है, कोयला। तो ये एनटीपीसी मान लो ये प्लांट है यहाँ पे, इसकी क्षमता कैपेसिटी इतनी है कि ये 100 गीगावाट तक बना सकती है। मान लो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि 100 गीगावाट तक बना सकती है ये, तो ये इसकी टोटल कैपेसिटी होगी, यानी कि ये होगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि ये बना सकती है। हालांकि ये बना नहीं पा रही है, मान लो, हो सकता है नहीं बना पा रही किसी कारण, बस हो सकता है इसे जितना कोयला चाहिए इतना कोयला नहीं मिल रहा। जब कोयला नहीं मिलेगा तो इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगी? या मान लो कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगा रखा है हमने यहाँ पे, मान लो वो ब्लू टाइप की प्लेट होती हैं जो, जिनसे सोलर एनर्जी बनती है, वो प्लेट लगा रखी है यहाँ पे, लेकिन इनकी कैपेसिटी कितनी है? मान लो इनकी कैपेसिटी है 162 गीगावाट। जैसे यहाँ पे हमारी कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 162 गीगावाट। लेकिन हो सकता है हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है, यानी कि जितना हमने इक्विपमेंट वगैरह सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगा रखे हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 162 गीगावाट।
लेकिन हो सकता है किसी कारण बस नहीं इतनी पैदा कर पा रहे हैं हम बिजली। हो सकता है भाई साहब बादल हो रहे हों तो सूरज नहीं निकल रहा है, तो कहाँ से बिजली पैदा होगी? सोलर एनर्जी से। बारिश हो रही हो, 3-4 महीने तो बारिश ही होती है लगातार, जून से सितंबर में इंडिया में मानसून सिस्टम में, मानसून सीजन में, तो उसके कारण नहीं एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन रहे ना, तो हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 162 गीगावाट। तो आप समझ गए इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमने इतने इंस्टॉल कर दिए हैं प्लांट कि इतनी कैपेसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि 402 गीगावाट हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 402 गीगावाट की। और उसका 41% हमारा कितना है? रिन्यूएबल एनर्जी का 162 गीगावाट। ये 162 402 का 41% है लगभग। और 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल हो जाएगा ये लगभग 1000 से गुना कर दो, मेगावाट में आ जाएगा, पर याद करने की जरूरत नहीं है मेगावाट में, बस ये गीगावाट में ही आप याद कर लो। तो हमने जो टारगेट है ना अचीव कब कर लिया था? ये नवंबर 2021 में अचीव कर लिया था, और टारगेट था 2022 तक अचीव करने तक का, तो ये अचीव कर चुके हैं हम। और ये देखो जो अभी ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन COP26 मीटिंग। COP26 मीटिंग का मतलब देखो, यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। 1992 में ब्राज़ील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील की सिटी है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील है। यहाँ पे 1992 में एक समिट हुआ था, मीटिंग हुआ था इन्वायरमेंट पे, जिसका नाम रख दिया अर्थ समिट या रियो समिट, क्योंकि रियो सिटी में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, तो रियो समिट भी बोलते हैं उसको, या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे यहाँ पे एजेंसी निकल के आई, ऑर्गेनाइजेशन बनी इस अर्थ समिट से। एक उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज थी। इसका टारगेट थे ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन घटाना है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो ग्रीन हाउस गैस का घटाने के लिए ये हर साल मीटिंग करती है कि कुछ टारगेट रखे जाएं, कितना किसने अचीव कर लिया, ये सब कुछ देखती है। तो हर साल जो मीटिंग होती है इसकी UNFCCC की, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। 2021 में जो मीटिंग हुई अक्टूबर-नवंबर में, उसको COP26 बोला, क्योंकि 26वीं मीटिंग थी। होने वाली थी 2020 में ये, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, तो 2020 के बजाय 2021 में हुई ये COP26। तो यहाँ पे इंडिया ने ये टारगेट रखा, अनाउंस किया, 2030 तक आते आते हम 500 गीगावाट जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी ना एनर्जी प्रोड्यूस करने की, बिजली प्रोड्यूस करने की, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, नवीनीकरण ऊर्जा। और ये कितना होगा हमारी टोटल एनर्जी का? 50%। 2030 में जितनी हमारी होगी ना टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, बिजली बनाने की, उसका 50% होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, और वो कितना होगा? 500 गीगावाट। यानी कि 2030 तक आते आते इंडिया की जो एनर्जी की कैपेसिटी कितनी होगी, इंस्टॉल कैपेसिटी, हम बिजली कितनी पैदा करने की क्षमता रखेंगे 2030 तक? 1000 गीगावाट की, क्योंकि आधा उसका रिन्यूएबल एनर्जी का होगा 500 गीगावाट। और 2015 में देखो, यही 2015 में जब मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की COP21 21वीं मीटिंग कहाँ पे हुई थी? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, जिसे पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, 2015 में हुई थी, जिसमें इंडिया ने कमिटेड किया था, टारगेट रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक INDC अडॉप्ट किया था। INDC का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये कुछ टारगेट रखने थे, खुद अपने अपने देश को खुद अपने टारगेट रखने थे कि हम 2030 तक आते आते इतना ग्रीन हाउस गैस को घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, या इतना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये सबको टारगेट रखने थे। ऐसे इंडिया ने भी रखा 2015 में। इंडिया ने रखा 2030 तक आते आते हम अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये टारगेट रिवाइज कर दिया जब COP26 की मीटिंग हुई थी। अब कितना टारगेट रखा? 2030 तक आते आते 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा टारगेट अभी है। और टोटल कितना है? 500 गीगावाट का। तो ये याद रखना। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और देखो ऊपर वाला भी इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के लिए भी और 2 के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन
डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये अभी एस्टेब्लिश किया, चलाया है। तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन चलाया। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होगा, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसा पॉल्यूशन है, जितना पॉल्यूशन है, उसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा कि उसके पॉल्यूशन को डिक्रीज किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ये मिशन हेड किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। जो भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होंगे, जैसे आप आईएएस बनोगे, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाओगे, तमिलनाडु में आपकी होगी पोस्टिंग, तो आप फिर मिशन डायरेक्टर होगे इस डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन के। तो कलेक्टर हेड करेंगे इस मिशन को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं वो क्लाइमेट ऑफिसर होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जो कलेक्टर है वो प्लान प्रिपेयर करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लान, कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए। और अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से कैसे अडेप्ट किया जाए, अपने आप को कैसे ढाला जाए कि क्रॉप इसी हिसाब से बनाई जाएं, ऐसी प्रोड्यूस की जाएं जो इस क्लाइमेट में भी प्रोड्यूस हो सकें या पैदा की जा सकें। कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी और लो कार्बन इनपुट प्रोवाइड की जाएगी। क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा। एक ऑलरेडी देखो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कैंपेन चला रखी है, अभियान मिंदुम मंजप्पाई, ये कैंपेन है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसके अगेंस्ट चला रखी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जैसे पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है, जिसे आप मान लो कोई सामान लाने के लिए यूज करते हो, या जैसे बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट खा लिया आपने, एक बार यूज किया, फिर वो पन्नी फेंक दिया आपने, पॉलीथीन फेंक दी, प्लास्टिक फेंक दी, तो वो हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक बार यूज हो सकती है। तो ऐसी प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन चला रखी है, मिंदुम मंजप्पाई कैंपेन। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है तमिल भाषा में, तो आप उससे लेना देना नहीं है, स्पेलिंग बस याद कर लो आप। तो इसके लिए ये चला रखा है। और देखो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने के लिए कलेक्टर यहाँ पे कुछ प्रमोशन करेंगे, बायोशील्ड कोस्टल एरियाज में क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है I2U2 सबमिट। I2U2 सबमिट ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। I2 का मतलब डबल आई और डबल U2 का मतलब, एक आई से है इंडिया, दूसरी आई से इजराइल, एक से यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, और फिर है यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 4 देशों की ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, यानी कि इंटरनेट के जरिए मीटिंग हुई है, जिसमें चारों देश के जो हेड हैं उन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारी इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है। और इसराइल की तरफ से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में। यहाँ पे हुआ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा है कि हम एक दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को इंक्रीज करेंगे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे। ये जो ग्रुपिंग है I2U2, इसमें देखो लास्ट ईयर 18 अक्टूबर को इन चारों देश के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की थी, और यहाँ पे ये किया था कि हम आपस में ट्रेड को आगे प्रमोट करने के लिए चारों देश में कुछ कदम उठाएंगे, और हर एक कंट्री शेरपा लेवल की इंटेक्शन करेगी। शेरपा का मतलब है देखो एक लीडर, मान लो एक आदमी को अपॉइंट कर देंगे जो इंडिया के बिहाफ से या इन चारों कंट्री के बिहाफ से अलग अलग देश, चारों देश अपना एक लीडर अपॉइंट करेंगे, और जो उन कंट्री के बिहाफ पे उनके हेतु उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे बोलेंगे शेरपा या शेरपा। शेरपा का मतलब एक तरह से गाइड समझ लो, नेपाली टर्म है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया, G20 का भी शेरपा अपॉइंट किए थे, तो तब भी डिस्कस किया था, याद भी होगा आपको। जो नीति आयोग के सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको G20 का शेरपा बनाया गया था, अभिकांत को। तो ये I2U2 है, इसका टारगेट ये रखा है। इसमें देखो 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाई एरिया हैं, मतलब 6 एरिया हैं जिन पे जॉइंट इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एक है वाटर, ये याद रहे तो आपको अच्छी बात है, इन पे चारों देश मिलकर काम करेंगे। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इन 6 एरियाज़ में ये चारों देश मिलकर काम करेंगे। और भी कई सारे एरियाज है, जैसे प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा, लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए जाएंगे, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, डेवलपमेंटल प्लान बनाए जाएंगे ताकि क्रिटिकल इमर्जिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। इन एरियाज में ये चारों देश मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लेवेंडर स्केयर, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस देखो अभी
कल ही हमने शायद पढ़ा है जेम्स वेब्स टेलीस्कोप्स के बारे में। जेम्स वेब्स टेलीस्कोप ने कुछ आउटर गैलेक्सीज की इमेज खींची थी जो आपको कल दिखाई हुई थी। तो ये जेम्स वेब्स जो टेलीस्कोप का नाम रखा हुआ है, यूएस में कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब नहीं रखा जाए। क्यों नहीं रखा जाए जेम्स वेब? क्योंकि ये वही आदमी है जिसने नासा को लीड किया था। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो स्पेस में, आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजती है। तो नासा के हेड रहे थे 1961 से लेके 1968 तक। तो जब ये जेम्स वेब्स नासा में थे तो इन्होंने लेवेंडर स्केयर नाम का कैंपेन चलाया था। एक तरह से लेवेंडर स्केयर ये टर्म यूज की जाती है। देखो उस टाइम पे हुआ क्या था, 1950s और 60s में गवर्नमेंट ऑफिस थे ना यूएसए के, अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिस से LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को फायर किया जा रहा था। फायर का मतलब है नौकरी से निकालना, FIRE, फायर मतलब आग भी होता है और वही स्पेलिंग है, नौकरी से निकालना भी होता है इसका मतलब, और हायर का मतलब होता है नौकरी पे रखना, HIRE। तो फायर किया गया था इस LGBT कम्युनिटी को। जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में थे LGBTQ कम्युनिटी से, उनको निकाल दिया गया था जॉब से। इसको विच हंट भी कहा था, विच हंट। हंट का मतलब शिकार होता है, वैसे ही विच का मतलब चुड़ैल होता है, लेकिन ये टर्म यूज की गई थी विच हंट या लेवेंडर स्केयर कहा था इसको प्रोसेस को, कि LGBT कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफिसर से नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी को बोलते हैं लेवेंडर स्केयर या विच हंट। और ये दिखाता है कि ये इन कम्युनिटी के अगेंस्ट अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, भेदभाव हुआ था LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट। और उसमें शामिल थे ये भी जेम्स वेब, क्योंकि जेम्स वेब ने भी उस टाइम पे नासा में जो LGBT कम्युनिटी के लोग काम करते थे उनको निकाल दिया था, नौकरी से फायर कर दिया था, निकाल दिया था। LGBTQ का मतलब तो आप समझते हो। L का मतलब क्या होता है? लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है ऐसी महिला या ऐसी लड़की जो लड़की से ही प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती हो। G का मतलब होता है गे, ऐसा लड़का जो लड़के से प्रेम करता है और लड़के से ही शादी करना चाहता है, वो हो गया गे। दोनों लड़के को गे बोलेंगे, दोनों लड़की जो आपस में प्रेम करती हैं उनको लेस्बियन। B का मतलब बाइसेक्सुअल। इसका मतलब दोनों में इंटरेस्ट है, किसी आदमी या औरत को, दोनों, लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट है, उससे फिजिकल संबंध बनाने में भी, शारीरिक संबंध बनाने में भी और शादी करने में भी, वो हो गया बाइसेक्सुअल। दोनों को बोलेंगे। T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। मान लो कोई जन्म के दौरान लड़की पैदा हुई थी लेकिन उसने अब अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़की से लड़का बन गई, ऐसा पॉसिबल है, अब साइंटिफिक डेवलपमेंट इतने हो चुके हैं। या लड़का पैदा हुआ, उसने अपने आप को लड़की में चेंज करा लिया, उसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर। क्यू का मतलब है क्वीर, क्वीर या क्वेश्चनिंग। क्वीर क्वेश्चनिंग का मतलब इसलिए है क्योंकि अभी वो बंदा ना यही नहीं पता है कि वो कौन सी कम्युनिटी से, LGBT से है या कौन सी से, यानी कि वो नॉर्मल पर्सन तो है नहीं। जो नॉर्मल पर्सन होता है कि एक लड़का है तो वो लड़की से प्रेम करता है नॉर्मल सिचुएशन में, या लड़की है तो लड़के से प्रेम करती है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्वीर है, क्वेश्चनिंग में है, अभी उसे पता ही नहीं है। इसलिए क्वीर चारों जो LGBT है उनके लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये LGBT कम्युनिटी को निकाला गया था USA में उस टाइम पे, इसलिए ये टर्म यूज की जाती है लेवेंडर स्केयर। तो ये भी शामिल थे जेम्स वेब्स, इसलिए कहा जो विरोध कर रहे हैं लोग कि जेम्स वेब्स इस टेलीस्कोप का नाम हटाया जाए, क्योंकि ये साइंटिफिक डेवलपमेंट से काम आने वाले टेलीस्कोप है और इससे साइंटिफिक डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, नई नई इनोवेशन रिसर्च। तो ये दर्शाता है कि लेवेंडर स्केयर ये डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, एक तरह से भेदभाव को। तो इस जेम्स वेब्स नाम नहीं रखा जाए, कुछ और नाम रखा जाए इस टेलीस्कोप का, ऐसा विरोध कर रहे हैं USA में लोग। नेक्स्ट टॉपिक है रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टर्म क्या है बस इतना जानना आपको। अभी देखो इंडिया के लिए ये नोबेल लॉरिएट हैं, इंडिया के लिए ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टर्म का इन्होंने कहा है कि ये बेटर पॉलिसी एनालिसिस करने के लिए, फॉर्मुलेशन करने के लिए इस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को इंडिया के लिए अपनाना चाहिए। ये है नोबेल लॉरिएट माइकल R क्रेमर। नोबेल लॉरिएट उसे बोलते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ हो, और नोबेल प्राइज के बारे में आप जानते हो 6 फील्ड में दिया जाता है। नॉर्वे और स्वीडन की अकेडमी है, ये दोनों मिलके देती हैं नोबेल प्राइज। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं नोबेल प्राइज, 6 फील्ड में दिए जाते हैं। आपको पता भी होगा 6 फील्ड कौन कौन सी, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये नोबेल लॉरिएट है माइकल R क्रेमर, इन्होंने कहा कि ये टर्म यूज करनी चाहिए इंडिया को अपनी बेटर पॉलिसी एनालिसिस और फॉर्मुलेशन के लिए, मतलब अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए
ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज करना चाहिए। तो क्या है ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल? देखो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये देखा जाता है, देखो गवर्नमेंट कुछ लोगों को ना सहायता दे रही है, कुछ बेनिफिट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उन लोगों को एक तरफ रख लो और वो लोग जिनको सब्सिडी नहीं दे रही उन लोगों को एक तरफ देख लो। तो दोनों लोगों का एनालिसिस करेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। किसी मान लो कोई नई पॉलिसी जारी की है तो कौन लोग जल्दी से अडॉप्ट कर रहे हैं और कौन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंट में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। मान लो गवर्नमेंट मोबाइल वैक्सीनेशन वैन चला रही है। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का मतलब घर घर जाके लोगों को वैक्सीन दे रही है। एक वैन है, गाड़ी है, उसमें वैक्सीन रखी है और घूम घूम के जहाँ भी लोग मिल रहे हैं वैक्सीन ठोक रही है उनको। समझ रहे हो, वैक्सीन लगा रही है, टीकाकरण कर रही है। या गवर्नमेंट ग्रेन्स दे रही है, अनाज दे रही है लोगों को, विलेजर हैं कुछ गाँव में, लोगों को अनाज दे रही है ताकि वो क्या है अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकें। अनाज देगी, वो कह रही जो वैक्सीन लगाएगा उसे 1 किलो 5 किलो अनाज दिया जाएगा, तो वैक्सीन लगवाने के लिए दे रही है। अब देखा जाएगा कि लोग जिनको अनाज दिया जा रहा है या जिस एरिया में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन चल रही है कि घर घर जाके या रोड पे जाके वैन जा रही है और वैक्सीन लगा रही है, वहाँ पे जल्दी से लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन, या फिर जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, जिन्हें मोबाइल वैक्सीन वैन की फैसिलिटी नहीं है, या जहाँ पे ग्रेन अनाज नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा लगवा रहे हैं, या नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे लगवा रहे हैं। तो ये स्टडी की जाती है, इसी को बोलते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। किससे ये पता लग जाता है कि इनका फ़ायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा, कि जो मोबाइल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रखे हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कि मान लो एक वैन जा रही है, गाड़ी जा रही है, उसमें वैक्सीन रखी हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं लगा रहे हैं, क्या लोग लगवा रहे हैं फिर भी या नहीं लगवा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या प्रभाव हो रहा है। अगर लगवा रहे हैं तो सही है चलाओ, नहीं लगवा रहे तो भाई सब फिर नॉर्मल रहने दो। ये प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब है ये एक रूट है जिसको कनेक्ट किया जाएगा रोड, रेलवे, शिप से। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए, 3 के लिए भी है, इकोनॉमी में, ट्रेड वगैरह में। ये न्यूज़ में अभी इसलिए आया, देखो यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, प्रतिबंध, और रसिया पे भी लगा दी, यूक्रेन और रसिया वार पे। तो जो ये कॉरिडोर है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये रुक गया था क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ईरान से होकर निकलता है। अब प्रतिबंध लगा दिए तो फिर ये हो नहीं पाया, ये कॉरिडोर चालू नहीं रह पाया। लेकिन अभी रसिया की ट्रेन 39 कंटेनर कार्गो के लेके, सामान के लेके इंडिया की तरफ आ रही है और ईरान तक पहुंच गई है, इसलिए न्यूज़ में आया। तो ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बस ये याद रखना है। ये देखो वर्ल्ड मैप, देखो पहले आप ये वाला मैप, ये पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे रसिया आपको वॉयलेट कलर में दिखाई दे रहा है, ये रसिया दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, रसिया को इंडिया से कनेक्ट करने का एक कॉरिडोर है। यहाँ से होते हुए, ईरान से होते हुए, अजरबैजान से होते हुए और यहाँ से रेड सी से निकलते हुए, ये एक कॉरिडोर है जो रोड के जरिए, रेल के जरिए, शिप के जरिए कनेक्ट किया जाएगा इंडिया को रसिया से, और ट्रेड की जा सकेगी। ये देखो कॉरिडोर, ये रेड सी से होते हुए निकल रहा है, ये ईरान से, अजरबैजान से होते हुए रसिया से, ये यूरोप के पूरे चक्कर काटते हुए यहाँ से जिब्राल्टर से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, फिर ये यहाँ पे रेड सी से होते हुए फिर इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में आ गया और इंडिया में यहाँ पे मुंबई में। तो ये है, अभी यहाँ से ट्रेन आई, यहाँ पे ईरान में घुस गई, इसलिए न्यूज में आया। तो ये कॉरिडोर क्या है, बस इतना आपको याद रखना। और ये 7200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक तरह से सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ये मल्टी मोड नेटवर्क है, रोड के जरिए, शिप के जरिए, रेलवे के जरिए कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड। ये समझ लो ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, जैसे आप पेपर देते थे स्कूल कॉलेजेस में और बीच में फ्लाइंग आ जाती थी, चेक करने के लिए फ्लाइंग आ जाती है। या यूपीएससी का पेपर देते हो ना, बीच में यूपीएससी वाले आपके रूम में चेक करने के लिए आते हैं, फ्लाइंग बोलते हैं उन्हें, चेक करने वाले। तो ऐसे ही एक ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड बोला गया इनको। फर्टिलाइजर आप जानते हो क्या है, फर्टिलाइजर मतलब खाद जो किसान खेतों में डालते हैं अपने क्रॉप कल्टीवेशन को ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड रहे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे। तो एक फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड अपॉइंट की गई है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, ये
किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसने ना ये एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। ये क्या काम करेगा? ये देखेगा कि गवर्नमेंट क्या है फर्टिलाइजर पे, खाद पे, जैसे यूरिया है, यूरिया पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कैसे देती है? मान लो कंपनी ने यूरिया बनाया, इस कंपनी ने, अब कंपनी ने जैसे बनाया, मान लो 500 रुपये का एक कट्टा जो होता है ना, मान लो बोरी, एक बोरी जो होती है, ये एक पैकेट 50 किलो का पैकेट है, मान लो 50 किलो का पैकेट, और इसका 50 किलो के पैकेट का यूरिया का बन के तैयार हो रहा है कितने का? 500 रुपये का। अब ये बेचना चाहते हैं कि फ़ायदा भी हो, कंपनी चाहेगी 600 रुपये का बेचने चाहेगी। अब क्या करेगी गवर्नमेंट कि भाई साहब ऐसा करो, ये कंपनी जो एक कंपनी बना रही थी इसको कहेगी कि आपने 600 का बेचना चाह रहे हो, 500 का आपका इसमें आया, मान लो 500 का आपका इसमें लागत आई, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो 300 रुपये मैं दे देती हूँ आपको। तो गवर्नमेंट ने 300 रुपये दे दिए। अब इसको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी सिर्फ 200 रुपये, तो अब ये क्या है, सिर्फ 300 रुपये में बेच देगा, 100 रुपये कमाने थे इसे, अब 300 मार्केट में बेच देगा। किसान को कितने का मिल जाएगा? 300 का। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 300 रुपये की, सहायता कर दी, तो ये है फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब होता क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, कंपनी ऐसी होती हैं, इंडस्ट्री कंपनी, मान लो कोई कंपनी, वो यूरिया को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में यूज करती हैं। अब वो भी जब मार्केट से खरीदने जाएंगी तो उनको भी 300 रुपये में मिल जाएगा, तो कंपनी खरीद लेंगी, सब्सिडाइज। गवर्नमेंट तो सब्सिडी दी थी किसानों के लिए, लेकिन कंपनी भी खरीद रही है बहुत सारी ऐसी जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। अब जो कंपनी ऐसा खरीद रही है यूरिया को सब्सिडाइज रेट पे, अब उनको ही चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी भाई साहब जो डाइवर्जन कर रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं यूरिया का, एडल्ट्रेशन कर रही हैं फर्टिलाइजर में, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, फर्टिलाइजर में मिलावट कर रही हैं, इनको चेक करने के लिए ये ऑफिसर अपॉइंट किया है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। अभी देखो स्टेटस क्या है यूरिया का, ये याद होना चाहिए आपको, कितना यूरिया हम बनाते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिकली जितना हमें ज़रूरत है प्रोड्यूस कर लेते हैं या नहीं। लगभग 10 लाख टन, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, 10 लाख टन जो 6000 करोड़ रुपए की जिसकी कीमत है, इतना एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया ये क्या है, ये डाइवर्टेड हो जाता है इंडस्ट्रियल के लिए हर साल। मतलब इंडस्ट्री 10 लाख टन यूरिया मार्केट से खरीद लेती हैं और अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करती हैं। अभी जो मेनली जो सब्सिडाइज यूरिया है वही डाइवर्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की तरफ, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसानों के लिए और इंडस्ट्री उन्हें खरीद लेती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो इंडस्ट्री नहीं खरीदती जो यूरिया बनाती हैं, दूसरी वाली इंडस्ट्री खरीद लेती है, दूसरी वाली कंपनी कुछ और प्रोडक्ट बनाती है। किस किस में यूज होता है यूरिया बनाने के लिए वो हम लास्ट में देखेंगे, चिंता मत करो, सब्र रखा करो थोड़ा। एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है जो, ये नीम कोटेड यूरिया होता है, और जो एक टेक्निकल ग्रेड यूरिया होता है वो नीम कोटेड नहीं होता। जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है नीम कोटेड, यानी कि जो जिस पे सब्सिडी गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, उस नीम कोटेड यूरिया को ना आसानी से एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस करके इंडस्ट्री हटा सकती है नीम को। नीम कोटेड यूरिया जो है नीम को हटा सकती है और यूरिया बच जाता है जिसे इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री में यूज करने के लिए इस एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया को इंडस्ट्री खरीद लेती है, यूज कर लेती हैं। कितना डेफिसिट है हमारे इंडिया में, देखो जो डिमांड है ना, डोमेस्टिकली डिमांड हमारे इंडिया में एनुअली हर साल 350 लाख टन की है फर्टिलाइजर की, यूरिया की, स्पेशली यूरिया की। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और हम कितना प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया में, कितना बनाते हैं यूरिया? 260 लाख टन, यानी कि 90 जो लाख टन है उसकी कमी है। वो हम कहाँ से मंगाते हैं? बाहर देश से हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी कितना देती है हर साल? 2.5 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर पे हर साल सब्सिडी देती है, यानी कि 2.5 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडस्ट्री को भी ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, 13 से 14 लाख टन की रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल ग्रेड यूरिया की इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और वो केवल 1.5 लाख टन तक ही प्रोड्यूस कर पाती हैं इंडस्ट्री जिनको यूरिया चाहिए। इसलिए वो क्या करती हैं, मार्केट से खरीद लेती हैं जिन पे सब्सिडी दी गई है। कहाँ कहाँ पे यूज करती हैं ये इंडस्ट्री, जो खरीदती है मार्केट से सब्सिडाइज्ड यूरिया जो किसानों के लिए होता है? देखो ये ऐसी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं जैसे रेजिन ग्लू वाली, रेजिन ग्लू जो बनाते हैं, जैसे आप फोटो वगैरह चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ करते हो, गोंद वगैरह, उनमें भी यूज कर लेती हैं। प्लाईवुड में यूज करती हैं, क्रॉकरी के सामान में, क्रॉकरी मतलब जो प्लेट, कटोरी या जो खाने के सामान यूज करते हो आप घरों में, किचन में, वो उसमें यूज कर लेते हैं बनाने में। माउल्डिंग पाउडर में यूज होता है, कैटल फीड के लिए यूरिया यूज होता है, पशुओं को भोजन में भी यूज किया होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्सप्लोसिव वगैरह में यूज किया जाता है। इतने सारे यूज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों में पूछा जा सकता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की गई 2022 की। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है हर साल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनाई गई थी। जर्मनी के एक इंजीनियर थे, उन्होंने बनाई थी। क्लॉस स्क्वेब नाम था उनका। देखो नाम याद ना रहे आप उस आदमी का, ये याद रखो ये है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटरनेशनल एनजीओ, गैर सरकारी संस्था है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, क्लोगनी नाम का एक सिटी है, जगह है, वहाँ पे है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक देश है, आपको पता ही होगा। कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड वर्ल्ड में सबसे सुंदर कंट्री में आता था। तो ये स्विट्जरलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है इसको। इंडिया की रैंकिंग इस साल 135 आई है 146 कंट्रीज़ में। 146 देशों की रैंकिंग दी गई और इंडिया की 135वीं रैंक है, यानी कि बहुत ही ख़राब है। रैंक 1 आती है तो तब अच्छा माना जाता है ना, 135 मतलब बहुत ख़राब रैंक है 146 में से, बॉटम पे ये लगभग। तो ये इंडिया की रैंकिंग याद होना चाहिए। जेंडर के बारे में, महिला के बारे में कोई रिपोर्ट मतलब क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो मेंस में आप ये रैंकिंग लिख दोगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इंडिया देखो, जो हेल्थ एंड सर्वाइवल एक इसमें पैरामीटर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4 पैरामीटर के बेस पे ये निकालती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 पैरामीटर पे होता है, उनमें से एक हेल्थ एंड सर्वाइवल पैरामीटर है। उसमें इंडिया सबसे खराब रैंकिंग में आया, 146 नंबर पे आया है। ये मेजर हाईलाइट क्या रही है इस रिपोर्ट की? इसमें कहा है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप है, जेंडर गैप का मतलब मैन के मुकाबले वुमन कितने पीछे हैं, पुरुष के मुकाबले महिला कितने पीछे हैं इन फील्ड में, जो 4 पैरामीटर हैं। तो ये जेंडर गैप जितना भी है ना, इसको भरने के लिए इंडिया को अगले 132 साल लग जाएंगे, ऐसा बताया है। इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत ही ख़राब रही है अपने पड़ोसी देशों से भी। जैसे बांग्लादेश है, उसकी 71 रैंक आई है, नेपाल की 96, श्रीलंका की 110, मालदीव की 117, भूटान की 126। पाकिस्तान भी हमसे अच्छा रैंकिंग लेकर आया है, एक नंबर अच्छा 145 पे। ईरान की रैंकिंग है 143 बस, और अफगानिस्तान है वही साउथ एशिया में हमसे नीचे रैंकिंग पे है। खैर पाकिस्तान से हमसे नीचे है ना, 145वीं रैंकिंग, 135वीं रैंकिंग है ना इंडिया की 135, तो पाकिस्तान से हमसे नीचे ही है। यानी कि बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे साउथ एशिया में नीचे आए हैं। साउथ एशिया में 8 कंट्री आती हैं, आपको पता ही होगा। अफगानिस्तान बॉटम पे 146वीं रैंकिंग और इंडिया की 135वीं। और 2021 में देखो इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 140, लेकिन 156 कंट्रीज़ की रैंकिंग दी गई थी तब, और अब दी गई है कितनी? 140 कंट्रीज़ की। उसमें एक तो 135वीं आई है और 156 में से 140वीं 2021 में आई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। इंडिकेटर कौन कौन से हैं? ये 4 इंडिकेटर हैं, 4 पैरामीटर जिनके आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है। पहला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, याद होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तीसरा है एजुकेशन अटेनमेंट। चौथा है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये चारों के चारों याद होने चाहिए आपको। इसमें देखो 0 से लेके 100 तक स्कोर दिया जाता है, जिसका ज़्यादा स्कोर है उसने अच्छी रैंकिंग हासिल की है, इसका मतलब ये है। इसमें देखो इंडिया का स्कोर रहा है 0.629, यानी कि पिछले 16 सालों में इंडिया का ये हाईएस्ट स्कोर है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 2021 से इंडिया ने रिकवर किया है। इसमें देखो फिर भी इंडिया में वुमन और मैन में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो श्रंक हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया है। मैन में 9.5% घट गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और वुमन में 3% घटा है। इंडिया का स्टैंड क्या है अगर इंडिकेटर के हिसाब से देखें? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखो इंडिया का क्या है स्कोर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 48 146 में से आया है, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो इंडिकेटर है उसमें क्या क्या देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि पार्लियामेंट में कितने परसेंटेज ऑफ वुमन है, महिलाएं कितनी हैं संसद में, और वुमन है जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे कितनी है, कितनी परसेंटेज है, ये देखा जाता है। इसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें आइसलैंड है जो नंबर 1 पे आया है। नेक्स्ट पैरामीटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। और देखो ये भी याद रखना है कि अभी जो 17th लोकसभा है ना, उसमें केवल 14% महिलाएं हैं संसद में, पार्लियामेंट में। और अगर स्टेट के हिसाब से देखें, स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, तो उसमें सबसे ज़्यादा शायद मिजोरम में है। एक बार आप गूगल पे चेक कर लेना, मिजोरम में सबसे ज़्यादा महिला मिजोरम की असेंबली में है परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी।
इसमें देखा जाता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन लेबर फोर्स में है और कितनी ऐसी महिलाएं जिनको इक्वल वेज मिलती है, समान मजदूरी मिलती है समान काम करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे मैन और वुमन, महिला और पुरुष सेम काम करते हैं लेकिन सेम उन्हें मजदूरी नहीं देते, सेम सैलरी नहीं देते, कम दी जाती है महिलाओं को। तो ऐसे ये भी देखा जाता है कितना इनकम कमाती है मैन और वुमन, ये इसके आधार पर ये इस पैरामीटर में रैंकिंग दी जाती है। ये पैरामीटर याद रखने, पहला पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दूसरा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा है ये एजुकेशन एंड अटेनमेंट। एजुकेशन अटेनमेंट में ये देखा जाता है लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर, और एनरोलमेंट रेट कितना है प्राइमरी में कितने मैन और वुमन अपना एडमिशन कराते हैं और रहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पूरी करते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है सेकेंडरी और टर्सरी एजुकेशन कितनी है। चौथा पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल का, उसमें देखा जाता है सेक्स रेशो एट बर्थ परसेंटेज वाइज, यानी कि कितने जो बेबी हैं यानी कि गर्ल बेबी, यानी कि कितनी लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले जन्म ले रही हैं, वो हो गया सेक्स रेशो एट बर्थ। एक देखा जाता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितनी महिलाएं एवरेज तौर पे कितनी उम्र तक जीती हैं, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ऐसा ही मैन में निकाला जाता है और वुमन में, तो इसमें गैप कितना, इसके आधार पर ये निकाली जाती है रैंकिंग। तो ये 4 पैरामीटर हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। पहला था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दूसरा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट और चौथा है हेल्थ एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये न्यूज़ में अभी इसलिए आया क्योंकि 18 जुलाई को आप सबको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं हमारे इंडिया में, और 25 जुलाई को वो अपनी शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे। देखो बहुत बार बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट है वो ओनली रबर स्टैंप है। मियर का मतलब होता है ओनली, रबर स्टैंप है, मियर या मियरली लिख दो, एक ही बात होती है। तो रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे ऐसा साइन कर देंगे प्रेसिडेंट, और वो काम ओरिजिनली करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते। कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बस क्या है, जितने भी काम होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम होंगे प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, लेकिन पावर किसके हाथ में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जैसा ये बोलते हैं प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, और साइन करने के बाद काम कर लेते हैं वो, और इन्हें साइन करना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है रबर स्टैंप है प्रेसिडेंट। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट एंड कैन नॉट बी ए मियर रबर स्टैंप। सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, साइन अथॉरिटी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो पहली बात तो ये कि रबर स्टैंप क्यों कहते हैं? रबर स्टैंप इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करते। किसके थ्रू करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू करते हैं। लेकिन देखो फिर भी अगर मान लो किसी डिसीजन पे डिसएग्री करते हैं, और मान लो प्राइम मिनिस्टर कोई सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को और कहते हैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, हमें ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। या मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, कानून पास किया, मान लो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, पार्लियामेंट से तभी पास होगा जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। तो अब प्रेसिडेंट के पास लेके गए कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको दोबारा भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि ये वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया यानी कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर है, और ऐसा कर देते हैं तो गवर्नमेंट की देखो थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन आपको भी पता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रहती है, जो सत्ता में पार्टी रहती है, वो अपना ऐसा कैंडिडेट अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऐसा नॉमिनेट करती है जो उनके इशारों पे काम करे, है कि नहीं, जो उनके काम में हस्तक्षेप ना करे, कि ऐसा ना करे कि बिल को दोबारा से भेज दे, फिर दोबारा से पार्लियामेंट कंसीडर करे, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजे, और फिर प्रेसिडेंट के पास भेजे तो प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं, फिर तो उन्हें साइन करना ही करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को मियर रबर स्टैंप क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट एडवाइस को दोबारा भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए कैबिनेट के पास। दूसरा देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना प्रेसिडेंट को ये चाहता है कि प्रेसिडेंट विजिलेंट और रेस्पॉन्सिवनेस की तरह काम करे। मतलब विजिलेंट मतलब निगरानी की तरह, एक उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तरह काम करें। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट क्या है, जब भी अपनी ओथ लेते हैं तो वो 2 प्रॉमिस करते हैं, 2 वादे करते हैं अपनी ओथ में, शपथ में। जब ऑफिस में घुसने से पहले जब शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट, तो 2 शपथ मतलब 2 तरीके की वादे करते हैं अपनी शपथ में। कौन कौन से? पहला है कि प्रेसिडेंट शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि अगर आप में प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के प्रोटेक्टर कौन है, प्रिजर्वर कौन है, डिफेंडर कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर होते हैं। गवर्नर की ओथ में भी लिखा होता है ये, प्रिजर्वर संरक्षित करने वाले, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने वाले, संविधान की सुरक्षा, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, डिफेंड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। अगर कहीं पे संविधान का उल्लंघन होता है तो ये पावर है प्रेसिडेंट को कि संविधान के अनुसार काम करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दूसरी प्रॉमिस ये करते हैं अपनी ओथ में कि प्रेसिडेंट डिवोट करते हैं हिमसेल्फ फॉर द सर्विस एंड वेलबिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि अपने जो काम काज करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे, सर्विस, सेवा करने के लिए करेंगे। तो इसके हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो देखो सिटीजन के बिहाफ पे, नागरिक के बिहाफ पे, कि उनके अगेंस्ट अगर कोई टायरनी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए इंटरवीन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये पावर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आपको पता है। प्रेसिडेंट वही अपॉइंट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट, जैसे अभी बीजेपी की है, जैसे अभी मान लो वो मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को अपॉइंट किया है, मतलब नामांकित किया है अभी तो, नामांकित नॉमिनेट कैंडिडेट। अब जब वो इलेक्टेड हो ही जाएंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अब वो उनके इशारे पे काम करेंगे। ऐसा बस बोलने के मतलब प्रैक्टिकली ऐसा, अब लिखना मत है, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन 2 प्रेसिडेंट ऐसा हुए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर ज़्यादा किया है। उन्होंने गवर्नमेंट की मानी नहीं, जैसा गवर्नमेंट ने कहा ऐसा ही नहीं किया। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, और एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी इशू थे गवर्नमेंट के जो बार बार ये इंटरफेयर करते थे, रिकन्सिडर करते थे या मानते नहीं थे। गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया बहुत बार इन्होंने, मतलब गवर्नमेंट से के जो पॉलिसी से डिसएग्री करते थे, असहमत करते थे, और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते थे कि वो सिटीजन के अगेंस्ट कोई अत्याचार है, टाइनरी हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस तरह से इंटरवीन करते थे ये। तो यही टॉपिक थे आज के। देखो